नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जंग के हालात क्या हैं, दो वीडियो से आप समझ लीजिए। पहला वीडियो आप देखिए, इसमें छत पर खड़े होकर लेबनान का एक बंदा आराम से म्यूजिक बजा रहा है और आप देखेंगे उसके बैकग्राउंड में ईरान से मिसाइलें जा रही हैं हाइफा यानी इजराइल की तरफ। और दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें इजराइल की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। शायद कितनी जल्दी सेफ हाउस में घुस जाएं, कितनी जल्दी बंकरों में घुस जाएं, अपनी जान बचा लें, इसके लिए आपस में लड़ाई हो रही है। एक और वीडियो आया था जिसमें एक आदमी सिर्फ चड्डी पहन के सड़क पर निकल गया था सेफ बंकर में जाने के लिए। वो वीडियो मैं यहां पर दिखा नहीं सकता, लेकिन इजराइल में तबाही मची हुई है, हालत खराब है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, अगर इजराइल के अखबारों की आज की हेडलाइंस देखेंगे तो जिस तरह के तस्वीर लगी हुई है, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, इन सारी चीजों को देखकर समझ में आ रहा है कि इजराइल के साथ वो हो रहा है जो उसने सोचा नहीं था। असल में अमेरिका के भरोसे था इजराइल, और अमेरिका भी हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जहाजें हैं इजराइल के पास, जो बम हैं, जो सारी चीजें हैं, वो अगर अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सारी कंट्रीज नहीं होती तो उनके पास नहीं होता। तो उनके भरोसे था, उसको लगा था कि हम जंग शुरू करेंगे और फिर मजबूरन पीछे पीछे अमेरिका हमारे साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन ईरान ने पहली बेवकूफी तो की थी, हमले की पूरी संभावना थी, लेकिन उसके ऑफिसर्स, उसके साइंटिस्ट अपने अपने घरों में सो रहे थे, बंकर में नहीं सो रहे थे। यह बात मैंने कई बार कही है कि पहली गलती तो की थी, इसलिए पहला जो चोरों की तरह छुप कर वार किया इजराइल ने, उसमें तो नुकसान ईरान का निश्चित तौर पे हुआ। लेकिन 18 घंटे में ईरान ने खुद को दोबारा से खड़ा कर लिया और बहुत होशियारी के साथ अपनी स्ट्रेटजी को प्लान किया। यह बताया दुनिया को कि हम एक प्रोफेशनल आर्मी हैं, जहां सीनियर्स के मरने के बाद जूनियर्स तुरंत खड़े रहते हैं उनकी जगह लेने के लिए। तो इतने सारे अफसरों की शहादत के बावजूद ईरान ने स्टैंड लिया और बहुत कायदे से स्टैंड लिया। इस स्टैंड को बहुत समझने की जरूरत है। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मिस हो जा रही है, जो भी एनालिसिस मैं देख रहा हूं या पढ़ रहा हूं उसमें। ईरान ने यह तय किया कि इजराइल पर तो हम जबरदस्त हमला करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल दहल जाएगा। यह बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि उसमें कहीं से कोई रोक टोक, कोई दबाव छिपाव नहीं था। लेकिन साथ में यह तय किया कि अमेरिका के जो ठिकाने हैं अगल बगल, या ब्रिटेन के जो ठिकाने हैं अगल बगल, उन ठिकानों के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। यह बेहद होशियार और दिमाग से बनाई हुई स्ट्रेटजी थी, नी जर्क रिएक्शन करके कुछ ऐसा कर देने के कि तुरंत अमेरिका लड़ाई में शामिल हो जाए। इसकी जगह ऐसी तकनीक अपनाई गई, ऐसा तरीका अपनाया गया जिसमें सिर्फ इजराइल पे हमला करेंगे, किसी और पे हमला नहीं करेंगे। ना तो अपने पड़ोसी अरब मुल्कों पे हमला करेंगे जिनके बारे में जानता है ईरान की वो इजराइल के साथ अंदर अंदर खड़े हैं, और ना ही अमेरिका या इंग्लैंड के किसी बेस पर हमला करेंगे। देखिए, एलन मस्क का कल 2 ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। पहला वो ट्वीट था जिसमें वो कह रहे थे कि हम स्टार लिंक का एक्सेस देंगे ईरान को ताकि वहां इंटरनेट की सेवाएं चलती रहें। जो लोग भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं और खास तौर पर अमेरिका और यूरोप की पॉलिटिक्स समझते हैं, उनके तुरंत समझ में आ गया था ये क्या है। हालांकि ऐसे ही बहते हुए पानी में हाथ धोने वालों ने खड़े होकर कहना शुरू कर दिया कि अरे एलन मस्क तो ईरान के साथ आ गया। हालांकि जो अमेरिका और यूरोप की पॉलिटिक्स को कायदे से समझता है, उनके खेलों को समझता है, उसके समझ में तुरंत आ जाना चाहिए था कि ईरान के ऊपर स्टार लिंक आ जाए। अगर स्टार लिंक ईरान को सुविधा देने लगे इंटरनेट की, इसका मतलब स्टार लिंक से आराम से ईरान की जासूसी हो सकती है और ईरान की इंफॉर्मेशन इजराइल को पहुंचाई जा सकती है। ऐसे ही एलन मस्क ने कल एक और ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट कर दिया। उसमें क्या दिखाया? उसमें दिखाया कि ईरान के आसपास अमेरिका के कितने सारे अड्डे हैं। लोगों को लगा अरे ये तो ईरान के साथ खड़ा हो गया, लेकिन असल में यह प्रोवोकेशन था ईरान के लिए कि इन अड्डों पर हमला करो। और इन अड्डों पर हमला करने का मतलब होता कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाता। अब आप इसको जोड़िए, कल मस्क का वो ट्वीट, सारी बातें, और उसके बाद ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का बयान, जो इजराइल के अखबारों में भी बहुत लीड में छपा है, अल अरबिया में भी छपा है। ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप कहता है कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इस बयान को भी बहुत कायदे से समझना चाहिए, इस पर चीखने चिल्लाने की जगह इसका मानी समझना चाहिए। ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है भैया
हमारे इलाकों पर, हमारे अड्डों पर कोई हमला मत करना। हम तुम्हारे ऊपर फिलहाल हमला नहीं करेंगे, हो सकता है लंबे वक्त में भी हमला ना करें। क्यों ये कह रहा है वो? क्योंकि कल बराक डेविड की अगर आप अपडेट्स देखिए, एक्जियोस पे देखिए या वाला पे देखिए, ये जो जहां पर वो लिखता है, जो अखबार है मिडिल ईस्ट के, तो उसमें दो चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। पहली ये कि इजराइल ने जंग के दूसरे दिन जो पूरी दुनिया में अपनी इमेज बनाया है, हिंदुस्तान में भी जो भक्त हैं खास तौर पे, उनको लगता है अरे इजराइल तो वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, जो चाहेगा वो कर लेगा, तो इजराइल के पीछे पीछे लग लो। 2 दिन की लड़ाई में इजराइल अमेरिका के सामने पहुंच गया हाथ जोड़े कि भैया तुम भी जंग में शामिल हो जाओ, तुम आओ, तुम्हारे बिना ईरान का मुकाबला करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर तुम नहीं साथ में होगे तो ईरान हमारा सत्यानाश कर देगा। बराक का ही आगे का अपडेट देखिए। बराक ने बिल्कुल क्लियर किया कि अमेरिका के जिन अधिकारियों से उसकी बात हुई है, उन अधिकारियों ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। यहां तक कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन में जो लोग ट्रंप के साथ थे, उनका भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये कह रहा है कि इस जंग में हमको नहीं जाना चाहिए। क्यों कह रहा है इसको समझिए। हालांकि बहुत सारे सीनेटर्स ऐसे हैं अमेरिका में, आप जानते हैं, जो अमेरिकन कम है, इजरायली ज्यादा हैं, तो वी स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं वो। लेकिन अमेरिका इस जंग में क्यों नहीं जाना चाहता है, या फिर क्यों ऐसा हो सकता है कि इजराइल को अमेरिका उसके हाल पर छोड़ दे? इसको एक एग्जांपल से समझिए जो अभी ज्यादा पुराना नहीं है। आपको याद है, हूथी के साथ अमेरिका गया था लड़ने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए। ट्रंप ने अमेरिकन आर्मी लगा दी थी हूथी के साथ लड़ने के लिए। फिर क्या हुआ? हफ्ते भर के अंदर पेंटागन में यह बहस मच गई कि हमारे मिलियंस डॉलर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद ट्रंप ने क्या किया? चुपचाप हूथी के साथ समझौता कर लिया कि भाई तुम हमारी जहाजों पर हमला नहीं करोगे। हूथी ने कहा आपसे हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं, आप ही चले आते हैं इजराइल के बाप बन के हर बार सबसे लड़ने के लिए, आप यहां से निकल लीजिए, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और चुपचाप ट्रंप हूथी से निकल गया, मतलब यमन से निकल गया। यमन में बहुत सारे उस समय खबरें प्लांट हो रही थी कि इधर से सऊदी अरबिया आक्रमण करेगा, उधर से ये करेगा, ये करेगा, वो होगा, यमन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी खबरें आई थी। लेकिन सारी खबरें 4 दिन में खत्म हो गई। अमेरिका चुपचाप वहां से बिना इजराइल को इन्फॉर्म किए निकल गया और कहा भैया हूथियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इजराइल की दुश्मनी है, वो लड़ता रहे, हम नहीं लड़ेंगे। यही बात ईरान के साथ हो सकती है, क्योंकि हूथी के साथ अगर मिलियंस खर्च हो रहे थे, तो ईरान के साथ बिलियंस और ट्रिलियंस खर्च होंगे अगर ईरान के साथ अमेरिका लड़ाई में जाएगा। मैं फिर कह दूं कि यहां बैठकर कोई मैं ये नहीं कहने वाला कि ईरान हर हाल में अमेरिका से भी जीत जाएगा, नहीं। अमेरिका बेहद मजबूत कंट्री है। अमेरिका के आने का मतलब है नाटो कंट्रीज का शामिल होना, और यह सब ईरान के लिए तबाही का सबब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तबाही की कीमत अमेरिका से लेकर नाटो कंट्रीज और इजराइल को भी चुकानी पड़ेगी। अब अमेरिका फिलहाल वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। आगे वो तैयार होता है कि नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हालांकि ओमान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है अब, कि जो बातचीत होनी थी ईरान और अमेरिका की वो नहीं होगी। ईरान ने भी कहा है कि इन हालात में इन बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी अमेरिका कह रहा है कि फिलहाल बातचीत कैंसिल हो गई, आगे हम बात करने को तैयार हैं, जब भी मामला नॉर्मल होगा हम बात करेंगे। खास तौर से अमेरिका ने, ट्रंप ने जो पुतिन से बातचीत की है और उसके बाद कहा है कि पुतिन से ईरान के मुताल्लिक बातचीत हुई है, पीस की बात, डी एस्केलेशन की बात है। इससे मैं आमतौर पर कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि या तो अगले 3-4 दिन में यह जंग खत्म हो जाएगी, और या फिर यह जंग बहुत लंबी चलने वाली है, इतनी लंबी जितना ना आप सोच सकते हैं ना हम। और देखिए, इजराइल के लिए ईरान से अकेले लड़ना क्यों मुश्किल है? पहली बात तो यह कि दोनों के जरा एरिया देख लीजिए। इजराइल की टोटल एरिया जो है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की है बस। ईरान की एरिया आप देखेंगे 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अंदाज लगा सकते हैं कितना फर्क है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में। यानी क्या है, ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के कोने कोने में पहुंच सकती हैं, इजराइल की मिसाइलें ईरान के कोने कोने में नहीं पहुंच सकती हैं। इतना बड़ा एरिया है कि वो आराम से अंदर अंदर शिफ्ट कर सकता है, आराम से अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर सकता है। इसलिए इजराइल का ईरान से सीधे मुकाबला जो है इजराइल के लिए लगातार मुश्किल हो रहा है।
आप देखिए, कल की कहानी आप देखिए। इजराइल ने शुरुआत की, कुछ ऑयल डिपो वगैरह को निशाना बनाया, खबरें आनी शुरू हुई। उसके तुरंत बाद क्या खबर आती है, ईरान ने जबरदस्त हमला किया हाइफा के ऊपर। अब हाइफा जो है वो पोर्ट है, आप जानते हैं, लेकिन हाइफा में हमला कहां किया, इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। हाइफा आयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया। अब आप कहेंगे आयल रिफाइनरी पर हमला करने से क्या होगा, तो समझिए, हाइफा की जो आयल रिफाइनरी है, 60% जो इजराइल की जरूरतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, वो हाइफा के आयल रिफाइनरी से पूरी होती हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इससे जो गैसोलीन और जेट फ्यूल बनता है वो इजरायली एयरफोर्स के लिए बेहद जरूरी होता है। यानी इजरायली एयरफोर्स की जो नीड्स हैं, फ्यूल की, ईंधन की जो नीड्स हैं, उसका मोर देन 60%, 65-66% जो है वो केवल हाइफा की आयल रिफाइनरी से आता है। हाइफा की आयल रिफाइनरी में अगर रिफाइनरिंग की गतिविधियां कम हो जाती हैं या आयल प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसका मतलब यह है कि इजराइल की जो जेट्स हैं, जिनके भरोसे वो बहुत ज्यादा उछलता रहता है, उन जेट्स का उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जेट्स के बारे में बता दूं कि ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने F-35, F-16 जैसे फाइटर्स मार गिराए हैं। इजराइल मना कर रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि ना उसने केवल F-35 फाइटर जेट को गिराया है, बल्कि उसके पायलट को भी अपने कब्जे में लिया है। और प्रेस टीवी की माने तो ईरान का कहना है कि पायलट हमारे पास सेफ हैं, आप परेशान नहीं हो, हम पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा कहां हमला किया, दूसरा हमला किया वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। अब ये जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो वहां का लीडिंग डिफेंस इंस्टीट्यूट है, जहां पर डिफेंस से जुड़े हुए साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। एल्बिट जो संस्था है जो इजराइल की आर्मी को साइंटिफिक सारा कुछ मुहैया कराती है, उसके साथ वाइजमैन के बहुत क्लोज रिलेशन है। यानी इजरायली आर्मी की रीढ़ तोड़ने वाले कल हमले किए हैं ईरान ने। इसके अलावा जो हमला किया है आप जानते ही हैं, घरों की भी तबाही देखने में आ रही है। इजराइल कह रहा है कि अरे हमारे बच्चों को मार दिया। बहुत साफ मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं किसी के बच्चे मारे जाएं वो गलत है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, यहूदी का बच्चा हो, बौद्ध का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो। बच्चे इस दुनिया में जो भी खुदा है, भगवान है, उसके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर बच्चे की जिंदगी कीमती होती है, न केवल उसके मां बाप के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए भी। इसलिए अगर इजराइल में बच्चे मारे गए हैं तो यह दर्द की बात है। लेकिन आप इस बात को कैसे भुला सकते हैं, कैसे इस बात से इंकार कर सकते हैं कि दुनिया में अगर बच्चों की प्लान तरीके से सबसे ज्यादा किसी ने हत्या की है तो वो इजराइल है। गजा में जिस तरह से 50,000 के आसपास बच्चों के ऊपर या तो उनको मार दिया गया है, या गर्भ के अंदर मार दिया गया है, या उनके हाथ पांव खराब कर दिए गए हैं, वो सारा कुछ पिछले 1.5-2 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था, जो पहले दिन चोरों की तरह इजराइल ने हमला किया, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये टीचर हैं एक, जो बता रही हैं उनके स्कूल के कौन कौन से बच्चे मारे गए, उनकी तस्वीरें दिखा रही हैं। तो रेजिडेंट्स के ऊपर हमला करना, आम शहरियों के ऊपर हमला करना, इजराइल से ज्यादा ये किसी ने नहीं किया है। इजराइल ने ये सीरिया में किया, इजराइल ने ये लेबनान में किया, इजराइल ने गजा में किया, इजराइल ने सना में, यमन में किया, इजराइल ने ईरान में किया। हर जगह उसने जो हमले किए वो शहरी इलाकों पे किए और बहाना ये बनाया कि इन इलाकों में छुपकर गजा के जो हमास के लोग हैं, हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लेख है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो कोई गजा का अखबार नहीं है, वो कोई ईरान का अखबार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है अपने नागरिकों को, चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो, चाहे उसके इंटेलिजेंस के ठिकाने हो, चाहे आर्मी के इस तरह के ठिकाने हो। जानबूझकर उसने घनी बस्ती के अंदर बना के रखे हुए हैं। घनी बस्ती मतलब आप समझ रहे हैं, कोई कॉलोनी हो, और कॉलोनी के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर आप अपना सारा कुछ रखें, मोसाद का हेडक्वार्टर बना लें, आईडीएफ का बना लें, ये सारी चीजें करें। ये काम इजराइल ने जानबूझ के किया हुआ है ताकि उसके ठिकानों पर हमला हो तो वो सारी दुनिया के सामने सीना पीट सके कि देखो हमारे शहरियों पर हमला हो रहा है। लेकिन जो रास्ता आपने दुनिया को दिखाया है वो तो दुनिया देख चुकी है। इसलिए ईरान ने भी इस बार उन जगहों पर हमला किया जिसमें इजराइल के ठिकाने हैं। बिल्कुल यह हो सकता है कि कुछ मिसाइलें गलत निशाने पर लगी हों। जब भी जंग होगी तो यह सारा कुछ होगा,
लेकिन ये तो तय है कि इजराइल ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि इस तरह की बर्बादी उसको देखने को मिलेगी और यूएस कहेगा कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, दो चार बातें मैं और कर लेता हूं। अरब मुल्कों के मुतल्लिक अक्सर अरब मुल्कों की बड़ी पिटाई होती है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। अरब मुल्कों की अपनी मजबूरी है भाई, अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकते। लेकिन एक बात यकीन से मैं कह सकता हूं, और ये जो मैं कह रहा हूं वो अरब के जो अखबार है अलग अलग, जो अपने अपनी सत्ताओं से अपने अपने स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनकी बातों से मैं कह रहा हूं। भले खुल के ईरान के साथ वो ना आए, सिर्फ इतने पर रुक जाए कि इजराइल के हमले की मजम्मत करें। हो सकता है इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इजराइल की मदद भी कर दें, लेकिन दिल ही दिल में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इजराइल ऐसे ही मजबूत होता रहा तो कल उनका भी नंबर आएगा। इसीलिए वो आराम से देख रहे हैं इस चीज को, और शायद वो इस चीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे कि इजराइल की तबाही हो रही है। ईरान इजराइल को जबरदस्त सबक सिखा रहा है। अगर खुल के बात करने की बात करें तो खबर यह आई है कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने बात की है पेजेश्कियन के साथ, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और इस हमले की पूरी मजम्मत करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। अभी साथ होने का क्या मतलब है ये मैं नहीं जानता, ये साथ कहां तक जाएगा ये मैं नहीं जानता। एक जेस्चर जो दिया है वो ये कि ईरान से जो लोग हज करने आए हैं, तकरीबन 85,000 हाजी जो हैं ईरान के इस समय अरब के अंदर हैं, कहा है कि उनको हम शेल्टर, खाना पीना सब कुछ देंगे, उनको संभाल के रखेंगे जब तक ईरान में हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। तो ये एक गुडविल जेस्चर है। और ईरान ने भी ये बहुत क्लियर किया है कि अभी फिलहाल उसने किसी भी अगल बगल के मुल्क पर हमला नहीं किया है, सिर्फ धमकी दी है कि अगर कोई मुल्क इजराइल के साथ डायरेक्टली शामिल होगा तो हम उस पर भी हमला करेंगे। और फिलहाल कोई अरब मुल्क इस बवाल में फंसना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि ईरान उस पर हमला करे या फिर इजराइल उस पर हमला करे। लेकिन जॉर्डन, जिसकी सबसे ज्यादा मजम्मत होती है, और जॉर्डन का कुछ इतिहास भी है, जॉर्डन के जो शाह हैं, ओटोमन साम्राज्य से उन्होंने धोखा किया था और उसके बाद इंग्लैंड के साथ मिलकर इंग्लैंड ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको जॉर्डन का किंग बनाया था। ये सारी बातें हम सब जानते हैं। और जॉर्डन के बारे में हम ये भी जानते हैं कि कैसे अपनी पोजीशन, अपने लोकेशन का फायदा उठाकर ईरान जब हमला करता है मिसाइल्स का, तो इजराइल के रास्ते में उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करता है जॉर्डन। रोकता भी है, कुछ मिसाइलें तो रोक ही लेता है। हालांकि इसके चलते जॉर्डन के अंदर 2 कम से कम बड़ी आग लग चुकी हैं, 1 कम से कम घर बर्बाद हो चुका है। तो दुनिया का शायद इकलौता मुल्क होगा जो किसी और मुल्क को बचाने के लिए, जिस लड़ाई में उसका कोई लेना देना नहीं है, अपनी जमीनें बर्बाद कर रहा है, अपने घरों में आग लगवा रहा है। खैर वो अलग बात है। लेकिन जॉर्डन की भी अपनी मजबूरियां हैं, समझना चाहिए। किसी वीडियो में बहुत डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल टर्की की बात कर लेता हूं सबसे आखिर में। टर्की का जो अखबार है, उस अखबार की अगर रिपोर्टिंग आप पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा नजर आता है, और यहां तक कि एर्दोगान के बयान भी हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन टर्की सबसे ट्रिकी मुल्क है वहां पर, जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बयान तो वो फलस्तीन के लिए भी लगातार दे रहा था, लेकिन मदद इजराइल की कर रहा था। अभी वो क्या करेगा हम नहीं जानते। और हकीकत ये है कि इन सबका रुख डिपेंड करेगा इस बात पे कि अमेरिका क्या करता है। और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होता है तो यकीन जानिए कि इजराइल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इजराइल ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। इजराइल की जनता अब सवाल पूछ रही है कि हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स बंकर में छुपे हुए हैं, नेतन्याहू कहां भाग गया किसी को पता ही नहीं है। और कहा तो नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से है कि अपनी सत्ता बदल दो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के लोग ही नेतन्याहू को बदल दें और हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में डाल दें। जैसे जैसे जो होगा सब मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक अपील मैं जरूर करना चाहता हूं, बहुत सारी मुश्किलात से हम भी गुजर रहे हैं, वो सब मैं यहां पर या सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करता। अगर आप ज्वाइन का सिर्फ बटन दबाकर हमारी 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप भी ले लेते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। ये अपील इसलिए कि हम चाहते हैं लगातार अपने पैरों पर खड़े होकर हम हक की आवाज उठा सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।